हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है सयम पाठक और आप देख रहे हैं क्यूब सिंप्लीफाई हिंदी। और आज हम भांडा फोड़ने वाले हैं डेवरेल के बारे में। तो ये ऑब्वियसली द मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक है। मैं बहुत रॉ आने वाला हूँ और तुम्हें थोड़ा सही ढंग से समझाऊंगा कि डेवरेल है क्या, और जितने भी मुझे पिछले कुछ सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से कुछ ट्राई करूंगा आंसर देने की। एंड होप ये वीडियो अच्छा लगे। थोड़ा लंबा जा सकता है, एंड तक ज़रूर देखना। और तुम्हें पता ही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे, थोड़ा अपना प्यार बनाओगे तभी बात बनेगी। देखो, हंसी मजाक वाले चैनल तो ये सब तो तुम लोग करते ही हो ना, बड़े बड़े लोगों के, जिनके 40-50 मिलियन फिर सब्सक्राइबर हो जाते हैं। यार थोड़ा टेक एजुकेटर्स हमारे जैसे लोगों के भी थोड़े बहुत सब्सक्राइबर और सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, तभी मज़ा आएगा, ठीक है ना। तुम्हें टॉप नॉच कंटेंट तो दे ही रहे हैं और मस्ती भी करेंगे साथ साथ, ठीक है बीच में। अब बात करते हैं डेवरेल के बारे में। देखो यार, पहले तो मैं तुम्हें एक सिंपल सा फंडा बता देता हूँ। बहुत सारी बातें ऐसे फैक्चुअल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा कि तुम्हारे जो भी दिमाग में चीज़ें हैं ना, थोड़ी क्लियर आउट हो। खास करके जो कॉलेज के बच्चों को बहुत सारा डाउट रहता है, तो कोशिश करेंगे कि आज थोड़ा बहुत उनको समझाया जाए। देखो, डेवरेल डेवरेल क्या है? डेवलपर रिलेशन। फिर एक फील्ड होती है डेवलपर एडवोकेट। फिर होते हैं इवेंजलिस्ट। और इसमें मैं तुम्हें एक लर्निंग पाथ बताऊंगा, कर्व भी बताऊंगा और सीढ़ी भी बताऊंगा कैसे होती है। अच्छा, पहले क्या होता था कि जैसे टेक्नोलॉजिस्ट हो गए, ठीक है ना। जो टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं हमारे, उनका काम क्या होता है? नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है, इवेंजलिस्ट और टेक्नोलॉजी की पहले बात कर लेते हैं। जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनको अंडरस्टैंड करना डेप्थ में। और फिर जो नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनकी विजन देखना कि ये एज पर द नीड, एज पर द प्रॉब्लम, फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस, कितना वैल्यूएबल प्रोडक्ट है या ओपन सोर्स टूल है, ठीक है। तो एक तो हो गया ये काम। आजकल जो सबसे ज़्यादा चीज़ चल रही है वो चल रही है डेवरेल। अब ना मैं तुम्हें एक फैक्ट बताता हूँ। मोस्टली बच्चे जो आते हैं डेवरेल में, वो ना सिर्फ 3 वजह की, 3 चीज़ों की वजह से आते हैं। भाई, घूमने फिरने को बहुत है, पैसा अनलिमिटेड है, और कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी। सच 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 बताना, यही 3 कारणों की वजह से तुम आना चाहते हो डेवरेल के अंदर। भाई, हमें डेवरेल बनना है। हमारे टाइम में ये कंसेप्ट ही नहीं था कि हमें डेवरेल बनना है, मतलब कोई बोलता ही नहीं था, मैंने तो नहीं सुना था ये टर्म, ठीक है ना। डेवरेल, डेवलपर एडवोकेट, हमें ये बनना है, लोगों के एम है ये। तो सबसे पहले मैं कैटेगरीज डिफाइन करूंगा कुछ, ठीक है ना। सबसे पहले हमारे पास आ गया डेवरेल, ठीक है। डेवरेल के अंदर हमारे पास कुछ रोल आते हैं। इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं कुछ भागों में। एक होता है जिसमें इसमें कोड लिखते हैं। अब मैं बताता हूँ क्या होता है, कौन से टाइप का कोड लिखते हैं, क्या चीज़ है, एक्चुअल कोडिंग करते हैं प्रोडक्ट पे या क्या चीज़ करते हैं। फिर एक होते हैं नॉन कोड, जिसमें कोड नहीं लिखते। एक होते हैं कंपनी स्पेसिफिक, और कुछ लोग इसको कम्युनिटी के साथ क्लब भी कर लेते हैं। लेकिन ये कुछ कॉमन्स हम बात करेंगे, ठीक है ना। कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आगे जी डेवरेल हु कोड। सबसे पहले आगे डेवरेल हु कोड। मोस्टली जो भी पाइनियर्स ले लो, तुम जो भी पाइनियर्स ले लो, बड़े बड़े दिग्गज लोग ले लो, कैल्सी हाई टावर ले लो, या जितने भी बड़े बड़े लोग हैं इस फील्ड में, उन्हें कोड लिखना आता है, अच्छे से आता है। वो पीओसीज बनाते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, और वो लोग डेमोज बनाते हैं, और इतने खतरनाक खतरनाक डेमोज बनाते हैं, उनके कोड देखने वाले होते हैं, मजा आ जाता है देख के। तो उनको भयंकर कोडिंग आती है। जितने भी टॉप के डेवरेल हैं, अगर तुम देखोगे उनको कोडिंग आती होगी। मतलब जो सीजनड डेवरेल है, ठीक है, मैं इस वे में कहता हूँ, आजकल के नए लोग नहीं, लेकिन जो सीजनड डेवरेल रहे हैं वो इस फील्ड में आए हैं, ठीक है ना, उनको ये सब आता है। तो ये बोलना कि डेवरेल और डेवलपर एडवोकेट में कोडिंग होती ही नहीं, ये तो गलत बात है। वैसे भी इसका नाम या डेवलपर रिलेशंस है, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। एक दूसरी टर्मिनोलॉजी पे मैं आता हूँ, डेवलपर एडवोकेसी, वो थोड़ी और स्ट्रेटेजिक साइड पे हो जाती है, मैं उसके बारे में भी बात करता हूँ, थोड़े बहुत इनके डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। लेकिन मोटा मोटा क्या है, इनको कोड लिखना आता है, इनको पीओसीज बनानी आती हैं, और इनको एक्सपेरिमेंटेशन आती है, इनको डेमो आते हैं। तो ये लोग ये काम करते हैं। ऑब्वियसली कॉन्फ्रेंसिस में बात करते हैं, ठीक है, कॉन्फ्रेंसिस में तो बात करना ही है, मीटअप्स में बढ़िया बढ़िया डेमो दिखाने हैं। ये पीओसीज करते हैं रिसर्च टीम के लिए। रिसर्च टीम के लिए एक पीओसी कर सकते हैं, और उसके बाद फिर ये फुल फ्लेज्ड प्रोडक्ट बन जाता है। फिर ये लोग एरर्स भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई एरर आ रहा है, छोटे मोटे बग फिक्स भी कर सकते हैं, तो और बग्स निकाल भी सकते हैं, क्योंकि ये लोग अपने प्रोडक्ट्स को बहुत हैवीली यूज़ करते हैं, बहुत हैवीली यूज़ करा जाता है प्रोडक्ट्स को। और उसके बाद एरर निकालना, बग फाइंड करना, और ये सब चीज़ें भी होती हैं। इसके अलावा
जो कॉमन चीज़ें हैं वो उस पे तो हम आएँगे ही आएँगे। तो ये मेन डेवरल के जो काम है ना वो तो ये हो गए। तो सिर्फ़ कॉन्फ्रेंसेस में घूमने वाली बात तो यहीं कैंसल होगी, क्योंकि तुम्हें ये भी काम करना पड़ेगा, ठीक है? और ये बहुत भयंकर काम है, रिसर्च वर्क करना पड़ेगा, ये बहुत भयंकर काम है, ठीक है ना? आजकल के लोगों को क्या है कि हाँ, कम्युनिटी करके कम्युनिटी मैनेज कर ली, कॉन्फ्रेंसेस घूम लिए, यही डेवरल हो गया। ऐसे नहीं होता यार डेवरल, ठीक है ना? ऐसे नहीं होता। ऐसे तुम कर भी लोगे ना, तो फिर वो एक डिपेंडेंसी नहीं क्रिएट कर पाओगे, और जो सीज़न्ड डेवरल जो बहुत ऊपर-ऊपर तक लोग जाते हैं, वहाँ तक जाना थोड़ा मुश्किल है मेरे मेरे हिसाब से, ठीक है ना? अब आ गए जी नॉन कोड वाले। इसमें क्या होता है कि मेनली तुम लोग कंटेंट क्रिएट करते हो। अच्छा, कंटेंट यहाँ भी क्रिएट करते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कंटेंट क्रिएट नहीं करते, यहाँ पे कंटेंट क्रिएट करते हो। लेकिन यहाँ पे कंटेंट क्रिएट करते हो बाय रीडिंग द ब्लॉग्स। ब्लॉग्स रीड कर लिए और ब्लॉग्स क्रिएट कर लिए, और जो वीडियोज़ हैं वही डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के बना ली। डॉक्यूमेंटेशन को फिक्स भी कर लिया, ठीक है ना? नॉन कोड में डॉक्यूमेंटेशन को फिक्स भी कर लिया, और ऑब्वियसली कॉन्फ्रेंसेस और मीटअप्स में भी बोल लिए, और यहाँ हेवी डेमोज़ नहीं दिए, या हेवी डेमोज़ टेक टीम से लिखवा लिए, ठीक है ना? टेक टीम के जो डेमोज़ हैं उन्हीं को प्रेज़ेंट कर दिया, तो तुम्हें इतना काम नहीं करना। अब इसमें क्या होता है, जैसे सपोज़ करो तुमसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, तुम अगर इस फ़ील्ड में हो, तो तुमसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, तो वो अगर थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है तो तुम आंसर कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें कोड बेस की अंडरस्टैंडिंग होगी। इसमें क्या होगा कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा यार कोड बेस क्या है, ठीक है ना? और वैसे भी जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ ना, जैसे फैंग-वैंग की बात करते रहते हो तुम लोग, उसमें तो वैसे भी चाहे डेवरल है, चाहे जो मर्ज़ी है, उनके लिए तुम्हारे को डीएसए का एल्गोरिदम वाला जो राउंड होता है, वो तो होगा ही होगा। तो वो तो तुम भूल जाओ कि अगर डेवरल है तो उसमें वो वाला राउंड नहीं होगा, वो भी होगा। चलो, एनीवेज़ इसमें कॉन्फ्रेंसेस आ गई, डॉक्यूमेंटेशन आ गई, ये सब आ गया। इसमें बस पीओसीज़ तुम नहीं बनाओगे, हेवी डेमोज़ तुम नहीं क्रिएट करोगे, एरर हैंडलिंग, बग फिक्सेस वगैरह तुम नहीं करोगे। यहाँ पे तुम्हारा फ़ोकस ज़्यादातर कंटेंट क्रिएशन पे रहेगा, और ये सारी चीज़ें तुम करोगे। तीसरे टाइप जाके कंपनी स्पेसिफिक। अब यार ये वाला चीज़ मुझे कभी-कभी अच्छी लगती है और कभी-कभी बुरी। देखो क्या होता है कि अगर तो एक कंपनी तुम्हें एक सेट माइंडसेट से हायर करती है, तो आई रियली एप्रिशिएट दैट। क्योंकि कंपनी अगर सेट माइंडसेट से तुम्हें हायर करती है, तो उनको पता है कि तुम्हारा टारगेट क्या है ना? कि तुम्हें यहाँ आना है, तुम्हें यहाँ पे आके एक वीडियो कोर्स बनाना है, या तुम्हें यहाँ आके ब्लॉग्स लिखने हैं, इतने ब्लॉग्स लिखने हैं, तुम्हें हमारा गिटहब की कम्युनिटी को बढ़ाना है या ओपन सोर्स कम्युनिटी को बढ़ाना है, और तुम्हें वेबिनार्स करने हैं, तुम्हें कोलैबोरेशंस करनी हैं, डेमोज़ तैयार करने हैं, और तुम्हें एजुकेशन देनी है, और तुम्हें मीटअप कॉन्फ्रेंसेस करने हैं। तो ये सारी चीज़ें सेट पहले से ही टारगेट दिया जाता है, और उसके अकॉर्डिंग फिर तुम काम करते हो। ये हो गए कंपनी स्पेसिफिक डेवरल। अच्छा, फिर आ जाता है कॉमन। कॉमन में क्या होता है कि ना तो कंपनी को पता कि तुम्हें उसने क्यों हायर किया, बस उसने हायर कर लिया कि भई हाँ, हमें डेवरल चाहिए कम्युनिटी बढ़ाने के लिए, ये एक जनरल स्टैंडर्ड सी स्टेटमेंट दे दी। लेकिन वो चाहता ये सब है कि ये ना तुम सब करो। अंदर से चाह यही होती है, इच्छा यही होती है। तो उसके बाद क्या है कि इसके अंदर तुम ऑब्वियसली कम्युनिटी एंगेजमेंट करोगे, कम्युनिटी को बढ़ाओगे, और ट्राई करोगे कि तुम्हारा जो ओपन सोर्स है, जिस भी कंपनी में तुम काम कर रहे हो, उसका जो भी प्रोडक्ट है, उसको कम्युनिटी यूज़ करे, उसकी फीडबैक लेके डेवलपर टीम के पास जाए, या एक चैनल में पोस्ट कर दे, या जैसे भी कर दे। अब देखो, अगर तुम ये वाली साइड पे हो, तो जो जब फीडबैक मिलेगी तो तुम अंडरस्टैंड कर पाओगे, और तुम डायरेक्ट डेवलपर्स के पास जाके बोल सकते हो, भाई ये यहाँ पे चीज़ें हैं, यहाँ पे चीज़ें ठीक कर। अगर तुम इनमें किसी डोमेन में हो, तो तुम इतना ज़्यादा डेवलपर्स के साथ इंटरैक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा। तो मोटा-मोटा डेवरल क्या काम करते हैं? वो पीओसीज़ करेंगे, मीटअप्स अटेंड भी करेंगे और ऑर्गेनाइज़ भी करेंगे, कॉन्फ्रेंस में जाके बात भी करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन को देखेंगे ठीक है कि नहीं है, हो सकता है नई डॉक्यूमेंटेशन भी लिखें और डॉक्यूमेंटेशन को फिक्स भी करें, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन भी फिक्स करें। कम्युनिटी अपने जो भी ओपन सोर्स प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट है, उसके अराउंड एक कम्युनिटी जनरेट करना, कम्युनिटी को एजुकेट करना, कम्युनिटी के अराउंड हमें फीडबैक कलेक्ट करना, सजेशंस कलेक्ट करना प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेबिनार्स, टेक्निकल वेबिनार्स पे दूसरों के साथ कोलैबोरेशन करना, खुद भी वेबिनार्स देना, ब्लॉग एंड कंटेंट, ब्लॉग्स की कंटेंट पाइपलाइन तैयार करना, कंटेंट क्रिएट करना, वीडियो की फॉर्म में कंटेंट क्रिएट करना, शॉर्ट वीडियोस की फॉर्म में कंटेंट क्रिएट करना, ब्लॉग्स को लिखना, ब्लॉग्स को लिखवाना, टेक टीम से ब्लॉग्स को लिखवाना, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। उसके बाद टेस्टिंग, अपने प्रोडक्ट को खुद टेस्ट करना, बहुत सारे बग्स निकालना, कभी-कभी बग्स को फिक्स भी कर लेना बैंडविड्थ के अकॉर्डिंगली। रोड मैप थोड़ा बहुत सीनियर रोल हो जाता है, तो रोड मैप स्ट्रैटेजीज़ में प्लानिंग करना, जब तुम इवेंजलिस्ट की साइड पे जाते हो, तो अपने प्रोडक्ट ओनर, सीईओ, सीटीओज़ के साथ बैठ के रोड मैप की नेक्स्ट स्ट्रैटेजी अलाइन करना, मार्केटिंग और लीडरशिप टीम के साथ बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन, कौन-सा प्रोडक्ट कब लॉन्च हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें कौन-सा कंटेंट तैयार रखना है, कौन-सा कंटेंट तैयार हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग मार्केटिंग एक्टिविटीज़ कैसे होनी चाहिए, पार्टनरशिप्स, दूसरी कंपनीज़ या दूसरे ओपन सोर्स टूल इन द सेम स्पेस के साथ पार्टनरशिप्स करना, ताकि तुम जॉइंट मार्केटिंग, जॉइंट वेबिनार्स, जॉइंट ये सब चीज़ें कर सको।
फिर डिफरेंट सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैंडल करना, जैसे कि एम्बेसडर प्रोग्राम, डेवलपर एडवोकेट प्रोग्राम, और ये सब जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको चलाना, R&D करना, नए-नए टूल्स, नए-नए प्रोडक्ट पे रिसर्च करते रहना, देखना कि वो तुम्हारे प्रोडक्ट में कैसे इंटीग्रेट हो सकते हैं, या फिर और उसके अकॉर्डिंगली फिर रोड मैप तैयार करना। तो ये सारा एक कॉमन काम होता है, मतलब एक कॉमन काम हो गया डेवरेल प्लस डेव एडवोकेट प्लस इवेंजलिस्ट, बहुत सारा ओवरलैप होता है। अब मैं तुम्हें इसमें बीच में डिफरेंस बता देता हूँ। देखो, जब हम बात करते हैं डेवरेल की, तो ये वाले लोग जो हैं ये ज़्यादा कोडिंग वाली साइड पे ज़्यादा होते हैं। जब हम बात करते हैं डेवलपर एडवोकेट की, तो ये दीज आर लाइक एडवोकेट, इस नाम से समझने की कोशिश करो, एडवोकेट, दे आर एडवोकेटिंग फॉर द प्रोडक्ट। अब ऐसा नहीं होता कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि किसी कंपनी ने डेवलपर एडवोकेट हायर किया तो वो लोग डेमोज और कोडिंग नहीं करेंगे, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एक जनरल तुम्हें कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये लोग ज़्यादातर वो हो सकते हैं जो कि सिर्फ मीटअप्स, कॉन्फ्रेंसेस, यहाँ सब बात कर रहे हैं और स्ट्रैटेजीज डिफाइन कर रहे हैं और ये सब चीज़ें कर रहे हैं, बिकॉज दे आर द एडवोकेट्स, दे आर द फेस ऑफ द कंपनी। ये फेस ऑफ द कंपनी है, ये लोग अपने तुम्हारे प्रोडक्ट को लोगों के सामने रखेंगे, फीडबैक लेंगे। डेवलपर रिलेशंस मोर वेरी मच इन्वॉल्व्ड इन दी डेवलपर एंड द रिलेशन, डेवलपर कम्युनिटी जो तुम्हारे प्रोडक्ट ओनर्स हैं और जो डेवलपर्स हैं उनके साथ काफ़ी ज़्यादा क्लोज रिलेशन मेंटेन करना इन द टर्म्स ऑफ कि क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन सा फीचर कब लॉन्च हो रहा है, कैसे लॉन्च हो रहा है, इसमें क्या कोड है, इसमें कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, किसके साथ किसकी इंटीग्रेशन है, अपने ओपिनियन देना कि इसमें इसकी जगह हम ये वाला ओपन सोर्स टूल यूज़ कर लें तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें आती हैं। देखो, वही मैं बोल रहा हूँ अभी फिर से, ये मत बोल देना कि सही हमने बोला था कि डेवरेल ये है, डेवलपर एडवोकेट ये है। मेरे अकॉर्डिंग ये है, ओवरलैप्स होते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, ये सारा काम हो सकता है, मतलब कि ये वाला बंदा भी यही सारे काम करे, ये वाला बंदा भी यही सारे काम करे और ये वाला बंदा भी यही सारे काम करे। लेकिन ओवरऑल क्या होता है, इवेंजलिस्ट मोर ऑफ द पर्सन की जो ज़्यादा ब्रॉडर नॉलेज रखता है काफ़ी सारे प्रोडक्ट की और फिर डीप चला जाता है उनमें और फिर रिसर्च करता है। डेवलपर एडवोकेट वो हो गया जो तुम्हारा फेस ऑफ द कंपनी है और जो बातचीत करता है। डेवलपर रिलेशंस वो हो गया जो काफ़ी सारी पीओसीज़ और डेमोज़ और ये सब तैयार करके मोर इंटरैक्शंस ऑन द डेव साइड ऑफ थिंग्स। तो मेरे अकॉर्डिंग ये है, बाकी अगर तुम्हें कुछ और लगता है तो तुम कमेंट करके बता सकते हो। जितना मैंने अभी तक देखा उसमें ये है। उसी के अकॉर्डिंग अब मैं तुम्हें बताता हूँ लैडर क्या होता है। जैसे हम इस सीढ़ी में चढ़ते हैं तो इसमें जो है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिर इसका क्या लैडर पाथ है, आओ उसको समझने की भी कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या आ जाता है तुम्हारा यहाँ पे डेवरेल इंटर्न। देखो यार, ये पोजीशन तो पहले होती नहीं थी, ये तो अभी फैंसी फैंसी पोजीशन आई है क्योंकि कॉलेज के बच्चे जो हैं उनका एम बन गया डेवरेल बनना। मेरे अकॉर्डिंग क्या है, मेरे अकॉर्डिंग ध्यान से सुनना, मेरे अकॉर्डिंग तुम्हारे को हाथ थोड़े गंदे करने ज़रूरी हैं इन कोडिंग, ठीक है ना? थोड़ा-सा कोड लिखना, थोड़े से डेमो, पीओसीज़, ऑटोमेशन, ये सारी चीज़ें करोगे, तभी एक अच्छे डेवरेल बन पाओगे। थोड़ी बहुत चीज़ों की नॉलेज होगी, बेसिक्स क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, काम कैसे होता था, एक बारी 3 से 6 महीने में काम करके देखो या 1 साल काम करके देखो कंपनी में, एक प्रोजेक्ट के अंदर कैसे काम होता है। इवन इफ यू आर हायर्ड एज़ अ डेवरेल, उसके बाद भी अपना थोड़ा टाइम डेव टीम के साथ एलोकेट करो, अंडरस्टैंड, कोई फीचर डेवलप करो, अंडरस्टैंड कि काम कैसे हो रहा है और तुम्हारे को एक पूरी प्रोसेस, पूरा लाइफ साइकिल समझ में आएगा। क्यों? यार, तुम किसी कस्टमर से जब बात कर रहे हो या अपने प्रोडक्ट प्रोडक्ट को पिच कर रहे हो और वहाँ पे लेट्स से अभी एग्जांपल बताता हूँ। लेट्स से तुम कुबरनेटिस में सिर्फ जो गिटऑप्स वाला पार्ट, तुम गिटऑप्स वाला जो पार्ट है, यहाँ पे सीधा डेवरेल इंटर्न हायर होगे, ठीक है? कोई भी कंपनी है XYZ, तो तुम गिटऑप्स वाले पार्ट में हायर होगे। तुम यहाँ पे जी फलान ढमकान जगह लेक्चरबाजी देने चले गए क्योंकि तुम डेवरेल हो और तुम सिलेक्ट हो गए, तुमने बढ़िया CFP लिख लिया और तुम वहाँ सिलेक्ट हो गए। तो तुमने वहाँ पे बता दिया सब कुछ, ठीक है? अपना प्रोडक्ट के बारे में, जो तुम्हारा प्रोडक्ट है तुम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए क्योंकि तुमने पढ़ लिया था टेक टीम से या जैसे भी, या डॉक्यूमेंटेशन से या वीडियो देख के जैसे भी पढ़ लिया था। अब हुआ क्या, वहाँ पे किसी बंदे ने एक तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया जो कि रिलेटेड किससे था, वो रिलेटेड था कुबरनेटिस से, CRI से, रन टाइम से या दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन से, और तुम्हें पता ही नहीं डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तुम्हें पता ही नहीं कंटेनर रन टाइम इंटरफेस क्या होता है, तुम्हें पता ही नहीं कुछ भी इन सब चीज़ों के बारे में, तुम्हें पता ही नहीं पुराने सिस्टम्स के बारे में। तुमसे उसने जेंकिंस के बारे में पूछ लिया, तुम्हें समझ में ही नहीं आ रही क्योंकि तुमने जेंकिंस ही नहीं यूज़ किया। तो बात यहीं आ जाती है कि वो मैच्योरिटी नहीं आती। तभी डेवरेल तभी तभी तो एक अच्छा डेवरेल बन पाएगा या पाएगी या जो भी है, जब उन्हें समझ में होगी कि सिस्टम्स काम कैसे कर रहे हैं। जब हमें पता ही नहीं होगा कि सिस्टम्स काम कैसे कर रहे हैं, तो कैसे हम उसको जस्टिफ़ाई कर पाएँगे अपनी पोज़ीशन को कि हम लोगों को पता है कि ये चीज़ इसके साथ ऐसे कनेक्टेड है। किसी ने हमसे क्वेश्चन पूछा, तो हम बता पाएँगे, एटलीस्ट किसी ने ओपिनियन भी पूछा कि यार ये तुम्हारा प्रोडक्ट ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 कॉम्पिटिटर्स और हैं,
वो उनके प्रोडक्ट हम क्यों ना यूज़ करें? यार तुम्हें पता ही नहीं होगा तो तुम कैसे करोगे? तो वो नॉलेज भी तो होनी चाहिए। अच्छा यार ये वाला बंदे का काम ऐसे होता है और यहाँ पे हम इसको इस चीज़ में ओवरकम करते हैं और इस चीज़ में ये 3-4 चीज़ें और मिलानी पड़ती हैं तब जाके वो हमारे जितनी फंक्शनैलिटी पे पहुँच सकता है। अब वो सारी चीज़ों की ब्रॉडर नॉलेज तो होनी चाहिए और उसके साथ बेसिक्स भी तुम्हें क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पे मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो ये पोज़ीशन मज़ेदार नहीं है तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें ऑप्शन मिले सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्न बनने का और डेवरल इंटर्न बनने का, मेरे अकॉर्डिंग पर्सनल चॉइस सॉफ्टवेयर का काम थोड़ा पहले करो। चलो लैडर पाथ पे आते हैं। तो पहले डेवरल बने, फिर डेवरल इंटर्न बने, फिर सीनियर डेवलपर एडवोकेट बने, फिर स्टाफ डेवलपर एडवोकेट बने, और फिर प्रिंसिपल डेवलपर एडवोकेट बने और फिर वीपी ऑफ डेवलपर एडवोकेट बने या डेवरल बने, जो भी है। अच्छा, इसमें डायरेक्टर ऑफ डेवरल की पोजीशन भी आ जाती है, जो कि मतलब नेमिंग्स अलग हो सकती हैं। डेवलपर रिलेशन मैनेजर, डेवरल मैनेजर भी हो जाता है, अलग होती हैं। एक पाथ ये भी होता है, तुम इवेंजलिस्ट बने, सीनियर इवेंजलिस्ट बने, प्रिंसिपल इवेंजलिस्ट बने, डायरेक्टर ऑफ इवेंजलिस्ट बने और उसके बाद फील्ड सीटीओ बने। अब जैसे कि मेरी अभी करंट पोजीशन जो है वो है फील्ड सीटीओ। मैं हूँ फील्ड सीटीओ, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा रोल तुम्हारा क्या हो जाता है, लीडरशिप टाइप में थोड़ा यहाँ पे चेंज हो जाता है कि तुम्हें कस्टमर साइड ऑफ इंटरैक्शंस थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती हैं और उनके बाद इस फील्ड में क्या है कि तुम्हें फुल नॉलेज होनी चाहिए इकोसिस्टम की, क्योंकि जब तुम कस्टमर के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो वो तुम्हारे पास बेयर बोन लेके आता है, भाई मुझे ये करना है, बेस्ट बताओ क्या करना है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग ये सोचना कि करंट टेक्नोलॉजी स्टैक में उनके टेक्नोलॉजी स्टैक कहाँ फिट होता है, फिर हमारे प्रोडक्ट्स कहाँ फिट हो सकते हैं, उसके लिए भी फिर हमारे लिए भी। फिर ऑब्वियसली रोड मैप प्लानिंग, ये स्ट्रैटेजी प्लानिंग, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर बहुत सारी इन्वॉल्व हो जाती हैं। मोर ऑफ थॉट लीडर काइंड ऑफ रोल कहूँगा मैं इसको। और बाकी हर एक के डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ रोल्स होते हैं और इसमें ये सब काम तो फिर भी कॉमन होता है। मैं फिर भी यही कहूँगा, ज़रूरी नहीं कि इसमें से तुम किसी भी पोजीशन में हो सकता है तुम फिर भी पीओसी लिख रहे हो, ठीक है ना? तुम फिर भी कॉन्फ्रेंसेस में जाके मीटअप में डेमो दे रहे हो किसी भी पोजीशन पे। तो वो सारी चीज़ें काफ़ी हद तक कॉमन रहती ही है, क्योंकि ये एक कोर एसेंस हो जाता है डेवलपर एडवोकेट और डेवलपर एडवोकेट। चलो तुम्हारे फेवरेट पार्ट पार्ट पे आ जाते हैं, जो तुम कहते हो सैलरी और घूमना-फिरना। इसी के लिए है ना तुम्हें, घूमना-फिरना और सैलरी। देखो क्या होता है, सैलरी अच्छी होती है, ठीक है? डेवरल, डेवलपर एडवोकेसी इन सब में सैलरी अच्छी रहती है। स्टार्टिंग सैलरी तुम आराम से माँग सकते हो अराउंड 60-70 के यूएसडी, ठीक है? यहाँ पे तुम कम भी माँग सकते हो वैसे। इसमें सैलरी एडवांस जल्दी हो जाए होने के चांस होते हैं। अगर तुम जैसे तुम 3 महीने के लिए हायर हुए, ठीक है? तुम्हारा या वो प्रोबेशन पीरियड 3 महीने का है। प्रोबेशन पीरियड का मतलब होता है तुम्हें चेक किया जाता है पहले 3 महीने के लिए, उसके बाद तुम अपने गोल्स वगैरह अचीव कर लेते हो, फिर तुम्हें आगे परमानेंट रखा जाता है। स्टार्टअप्स में बहुत कॉमन होती है ये चीज़ और वैसे बाकी कंपनीज़ में भी 6-6 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता ही है। तो ऑलमोस्ट सब जगह ये कांसेप्ट तो होता ही है एज़ अ कांसेप्ट तो। पर स्टार्टअप वाले बहुत सीरियसली लेते हैं इस चीज़ को, क्योंकि तुम्हारे गोल्स वगैरह सब अचीव होने चाहिए। मैट्रिक्स पे भी आएँगे अभी। तो यहाँ पे तुम्हें 3 महीने का टारगेट था, यहाँ पे 3-4 टारगेट थे। तुमने सारे अचीव कर लिए और तुमने स्टार्ट किया यहाँ से शायद 20-30 हज़ार डॉलर से, ठीक है ना? 20-30 हज़ार डॉलर से स्टार्ट किया, कम सैलरी से स्टार्ट किया, कोई बात नहीं। हो सकता है 15 से भी स्टार्ट किया हो, 10 से भी स्टार्ट किया हो, मतलब कम सैलरी से स्टार्ट किया, लेकिन क्या होता है कि 3 महीने बाद ही डबल, 10 से स्टार्ट किया, हो सकता है सीधा ही 25 हो गई या 30 हो गई। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, होता है बहुत ईज़िली, क्योंकि तुम अपनी वर्थ प्रूव कर देते हो। तुम प प्रूव कर देते हो कि भई तुम बहुत ज़्यादा सुपरस्टार बंदे हो। तो कंपनी को भी लगता है कि ये दूसरी कंपनी इसको एकदम हायर कर लेगी, पकड़ लेगी, तो तुम्हारे को फिर इमीडिएटली पैसा बढ़ा दिया जाता है। तो इसमें आइटरेशंस जल्दी हो जाती हैं, ये बात तो है। और इसमें तुम पैसा माँग सकते हो आराम से और यहाँ तक तो तुम्हें आराम से ही मिल जाता है। मतलब 60-70 हज़ार यूएस डॉलर तक आने में यूएस कंपनीज़ को अगर डेवरेज चाहिए और तुम्हारे पास मतलब तुम इंटर्न नहीं हायर हो रहे हो और तुम सेकंड पोजीशन पे हायर हो रहे हो ना ये वाली, तो ये वाली पोजीशन पे तो तुम्हें इतना पैसा आराम से मिल ही जाएगा फर्स्ट लेवल पे और उसके बाद तुम लगा ही लो नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल पे पहुँचते-पहुँचते कितना, ये तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है ना? ये तो मिनिमम बता रहा हूँ मिनिमम। और बाकी यार तुम लोग स्मार्ट हो, ग्लासडोर और ये सारी वेबसाइट्स जो भी होती है वहाँ जाके थोड़ा लिंक्डइन विंक्डइन पे जिसके पास भी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है वो जाके देख सकता है कि भाई कितना-कितना पैकेज मिल रहा है। इतना तो मेरे हिसाब से मिनिमम आएगा ही। मैंने भी चेक नहीं किया वैसे, लेकिन अगर थोड़ा नंबर इधर-उधर है तो कमेंट में लिख देना, ठीक है ना? तो पैसा है डेवरेल में, पर मेरा ओपिनियन मैंने तुम्हें बता दिया डेवरेल इंटर्न के पर्सपेक्टिव से कि मेरे को क्या लगता है, ठीक है ना? क्योंकि यार देखो नॉलेज नहीं होगी तो मज़ा नहीं आएगा। फिर प्रोग्रेस अगर करना है ज़िंदगी में तो फिर सीखना तो पड़ेगा ही। और पढ़ते रहना पड़ेगा इस फ़ील्ड में, ये बात तो तय है। इस फ़ील्ड में तो बहुत ही पढ़ना पड़ता है, ये बात तो 100% तय है। अच्छा, पर्सनल ब्रांडिंग, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है मेरे से यही कि डेवरेल के लिए क्या पर्सनल ब्रांड होना ज़रूरी है? डेवरेल के लिए क्या फॉलोइंग होनी बहुत ज़रूरी है? देखो, इट टोटली डिपेंड्स। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कंपनी जो हायर कर रही है।
मेरे अकॉर्डिंग बहुत सॉलिड फॉलोइंग होनी स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी नहीं है। पर्सनल ब्रांड बनाना तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है बिल्कुल। जब भी तुम एक डेवलपर या डेवलपर एडवोकेट काम कर रहे हो, तुम्हारी पर्सनल ब्रांडिंग जो भी ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक जहाँ पर भी तुम हो, यहाँ पे अगर तुम अपना पर्सनल ब्रांड बनाना स्टार्ट कर देते हो, यहाँ पे तुम अगर अपना पर्सनल ब्रांड बनाना स्टार्ट कर देते हो, तो उससे होगा क्या? सब लोगों की जो आईज़ हैं, वो तुम पर होंगी। सब लोगों की जो आईज़ हैं, वो तुम पर होंगी ऑल द टाइम्स। जैसे ही तुम मार्केट में अवेलेबल होगे, तुम जा सकते हो यहाँ। तो अपना पर्सनल ब्रांड बनाना, अपना पर्सनल ब्रांड कैसे बना सकते हो? सोशल्स पे ऑब्वियसली, सोशल पे शेयर कर करके जो भी तुम सीख रहे हो, नई टेक्नोलॉजी जो भी तुम मीटअप्स में, कॉन्फ्रेंसेस में जा जा के बात कर रहे हो, और उसके बाद डेमोज़ वगैरह वो शेयर कर करके, उसके बाद गिटहब रिपॉजिटरी अपनी मेंटेन करके, और उसके बाद अच्छी इंटरैक्शंस कर करके, नेटवर्किंग कर करके, और उसके बाद ब्लॉग्स लिख करके, यूट्यूब पे वीडियोज़ बना करके, तो ऐसे तुम अपना एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर सकते हो, और ये तुम्हारे को डेफिनिटली हेल्प करेगा फ्यूचर। लेकिन जब तुम स्टार्ट कर रहे हो, तो क्या डेवरल के लिए पर्सनल ब्रांड होना मैंडेटरी है? तो ये मेरे को नहीं लगता कि मैंडेटरी है। आई मीन बहुत अच्छे-अच्छे डेवरल हैं जिनके 1000-1200 फॉलोवर भी हैं और वो मतलब अच्छा काम कर रहे हैं। डिपेंडिंग ऑन अपने पास, तुम्हारे पास प्रूफ होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास सोशल प्रेज़ेंस और पर्सनल ब्रांडिंग नहीं है और तुमने बहुत फाड़-फाड़, बढ़िया-बढ़िया ब्लॉग्स लिखे हैं, तब तो ठीक है ना। तब तो तुम्हारे देखो अपना काम बोलता है। मैं हमेशा बोलता हूँ एक चीज़, तुम्हारा काम, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स ये सब चीज़ें बोलेंगी। तो तुमने अगर ब्लॉग्स लिखे हैं जो कि बहुत मोस्ट रेड ब्लॉग्स हैं, बढ़िया फैंटास्टिक ब्लॉग्स हैं, तो तुमको कंपनी क्यों नहीं हायर करेगी ब्लॉग्स लिखने के लिए? इस बात का आंसर करो मेरे को। फिर तुमने वीडियोज़ बनाई हैं, बहुत ही भयंकर वीडियोज़ बनाई हैं, तुमने डेमोज़ बनाए हैं, तुमने पीओसीज़ बनाई हैं। ये तुमने बनाया है और तुम इसको शेयर कर रहे हो बस, तुम्हारी फॉलोइंग है, नहीं है। लेकिन यार तुम ये जब दिखाओगे ना और ये अगर फ्रॉड हुए, तो क्यों तुमको कोई कंपनी हायर नहीं करेगी? 100% तुम्हारे पास कहेगी यार वाओ! यही तो चाहिए हमको, ठीक है? लास्ट टॉपिक पे जो हम आते हैं वो है मैट्रिक्स। डेवलपर एडवोकेट, डेवरल वगैरह के लिए मैट्रिक्स क्या-क्या ज़रूरी होती है? देखो काफ़ी सारी कंपनीज़ माँगती हैं और उन कंपनीज़ का माँगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली एज़ अ डेवलपर एडवोकेट लोग बुरा मान जाता है कि हमसे मैट्रिक्स क्यों पूछी जा रही है। लेकिन एज़ अ कंपनी तो यार तुम्हें मैट्रिक्स चाहिए ना। अब तुम एग्ज़ाम्पल के तौर पे चलो, तुम सॉफ्टवेयर डेवलपर हायर हुए, तुम्हें एक टास्क दिया गया, तुम अगर उस टास्क को कंप्लीट करोगे या नहीं करोगे, यही मैट्रिक बिना कंप्लीट कर दिया और वो चल रहा है बिना किसी बग के, तो तुम्हारा सक्सेस हो गया। नहीं तो तुमको और ज़्यादा थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो यहाँ भी तो यार तुम्हें कोई ना कोई चीज़ पे मैट्रिक्स मेज़र करना होगा ना अपने आप को, तभी तो समझ में आएगी चीज़ें। तो इसमें बुरा मानने वाली बिल्कुल बात नहीं है अगर तुम्हारी टीम तुमसे एक्सपेक्ट कर रही है ये बोलना कि क्या मैट्रिक्स पे हम तुमको कंसीडर करें या क्या मैट्रिक्स हम देख सकते हैं और मंथ ऑन मंथ उस बेसिस पे हम कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी टाइप की मैट्रिक्स आती है। एक तो कम्युनिटी एंगेजमेंट क्या है, ठीक है ना? कम्युनिटी में कितने साइन अप्स हुए, कितने लोगों ने साइन अप किया, कितने लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं, कितनी इंटरैक्शन है। फिर एनालिटिक्स टूल, तुम्हारे ब्लॉग्स पे कितने व्यूज़ हैं, तुम्हारी वीडियोज़ पे कितने व्यूज़ हैं, तुमने कितने ब्लॉग्स लिखे, कितनी वीडियोज़ बनाई। फिर एनालिटिक्स आ गई सोशल मीडिया की, तुम्हारी सोशल मीडिया प्रेज़ेंट मंथ ऑन मंथ कितनी ग्रो कर रही है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी मैट्रिक्स है। और अगर नहीं, जिस जिस महीने नहीं ग्रो कर रही तो पिछले महीने में क्या, इससे सीखने को मिलता है। इससे कोई तुम्हें ऐसे मतलब प्रेशर नहीं डाल रहा, हो सकता है डाल भी रहा हो, मतलब जनरली नहीं डालते हैं। इससे सीखने को मिलता है कि मंथ ऑन मंथ कितना बढ़ रहा है और मंथ ऑन मंथ फिर हमें और क्या-क्या इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है। और फिर यहाँ पे साइन-अप्स के, अब जैसे एक बारी 300 हो गए, अगली बारी 250 हुए, तो क्या हमने कुछ किया था क्या पिछले महीने जो 300 हो गए थे? तो ये रिविज़िट करा जा सकता है। ये हमारे लिए अच्छी बात होगी ना, एक डेवरल के लिए अच्छी बात होगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर ये वाली एनालिटिक्स होगी, इसके लिए भी टूल्स आते हैं, जैसे ऑर्बिट आ गया। ऑर्बिट टूल में काफ़ी एनालिटिक्स आ जाती है। फिर ट्विटर की एनालिटिक्स भी होती है, फिर यूट्यूब की एनालिटिक्स होती है। फिर ब्लॉग्स के लिए तुम अपने लगा सकते हो खुद के एनालिटिक्स टूल जो भी तुमने यूज़ करना है और वो तुम्हारे को बता देगा कितने रीड्स हैं और ये सब चीज़ें। वीडियोज़ का तो तुम्हें वैसे ही पता लगेगा, साइनस का भी तुम्हें पता लग जाएगा अपनी कम्युनिटी के रिस्पेक्ट से। फिर गिटहब स्टार्स, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक है क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग लोग जो गलत गंदी मार्केटिंग करते हैं गिटहब स्टार्स के लिए, मुझे वो पसंद नहीं। हाँ, जेनुइनली किसी ने तुम्हारा प्रोडक्ट ट्राई किया है, तुम अपना जेनुइनली वो कम्युनिटी में या ट्विटर वगैरह पे माँग सकते हो, वो ठीक है। लेकिन ऐसे कि भई हाँ, मैम तुम्हें टी-शर्ट देंगे, हमारी उस पे स्टार करो या गिव अवे में पार्ट लेना है तो स्टार करो, वो जो चीप गिटहब स्टार्स है उसमें मज़ा नहीं है। एक्चुअल है कि कंट्रीब्यूटर्स लेके आना, ठीक है ना? वो एक मैट्रिक है कि कंट्रीब्यूटर्स कितने आ रहे हैं। अच्छा, फिर लीड्स, अगेन वेरी कंट्रोवर्शियल। देखो यार, एज़ अ डेवलपर एडवोकेट तुम्हारा काम ये नहीं है कि तुम्हें लीड लेके आनी है। तुम्हारा काम ये है कि तुम्हें एजुकेट करना है। तुम अगर एजुकेट कर पाए और तुम्हारे सेशन, हाँ,
तुम्हारी मेट्रिक क्या होगी, तुम्हारा सेशन कितने लोग अटेंड कर रहे हैं, और उसके बाद तुम्हारे को फीडबैक लेने के मैकेनिज्म्स तैयार करने पड़ेंगे। या तो तुम वहीं ले लो, या गूगल पे ले लो, या लोगों को रिक्वेस्ट कर लो कि प्लीज़ एक लिंक को भर दो और मेरे को फीडबैक दे दो। तो वहाँ से फीडबैक तुम्हारी मेट्रिक हो सकती है, बट लीड तुम्हारी मेट्रिक नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा काम है एजुकेट करना, तुम एजुकेट करोगे कॉन्फ्रेंसेस, मीटअप में जाके बात करके। उसके बाद सेल्स टीम का काम है लीड्स निकालना। अगर किसी कॉन्फ्रेंसेस से नई लीड आ रही है, तो ठीक है, उस कॉन्फ्रेंस में मत जाओ, किसी दूसरी कॉन्फ्रेंस में जाओ, सिंपल। ठीक है, तो ये कुछ मैट्रिक्स थी। तो आई होप तुम्हें अब थोड़ी-सी पिक्चर क्लियर हुई हो कि यार डेवरल है क्या, डेवलपर एडवोकेट है क्या, और जो ये जेन ज़ी अभी पीछे पड़ी हुई है कि हमें पैसा चाहिए विदाउट कोडिंग और घूमना-फिरना है, यही डेवरल है, तो ये बात गलत है। जैसा कि तुमने अभी मैंने बताया सारी चीज़ें, डेवरल और डेवलपर एडवोकेट ये सब बहुत लोग काम करते हैं। तो तुम्हें इस वीडियो में क्या-क्या पता लगा हो कि एक तो ये लोग काम क्या-क्या करते हैं, और मेरे अकॉर्डिंग एज़ अ एंट्री लेवल तुम्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सैलरीज़ की क्या-क्या होती हैं, और कम्युनिटी एनालिटिक्स और ये सब, इनको मैट्रिक्स कैसे मेजर कर सकते हो। और फिर हमने बात करी क्या-क्या चीज़ें तुम करते हो, पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में बात करी, और ये सब चीज़ें, और लैडर पाथ क्या है तुम्हारे सक्सेस का, कहाँ तक जा सकते हो ऊपर। तो आई होप तुम्हारे को फंडा क्लियर हुआ हो डेवरल के बारे में, डेवलपर एडवोकेट के बारे में, डिफरेंसेस क्लियर हुए हो थोड़े बहुत। अब क्या करना है तुम्हें, पहले तो वीडियो को लाइक कर देना है, धड़ाधड़ शेयर कर देना है अपने पूरे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये वो फलान-ढिमकान सारे नेटवर्क के अंदर। और वीडियो को एंड कर तुम यहाँ तक देख चुके हो, कमेंट करके बताओ मज़ा आया कि नहीं आया? और अगर कोई और क्वेश्चन है तो पूछो कमेंट में, मैं आंसर करूँगा। मैं 100% आंसर करूँगा, ठीक है? पूरा आंसर करूँगा, आराम से पूछो क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। समझने की ज़रूरत है, यहाँ पे हमें सही सही रास्ते पे आने की ज़रूरत है अभी, ठीक है ना? लोगों को भटकाने का मोटिव नहीं है यार। ये आ गए, 1 करोड़ ये मिल जाएगा, ये कर लिया 1 करोड़ मिल जाएगा। यार फ़ैसिनेट थोड़ा कम हुआ करो, हार्ड वर्क पे थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस किया करो, टेक्निकैलिटी से चीज़ों को समझो। मैं तुम्हारे को गाइड करने के लिए तैयार हूँ, मुझसे पूछो, ठीक है? आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।